न्योमा का जो एयरफील्ड है वो हमारा सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान का एयर बेस होगा वर्ल्ड में जब ये कंप्लीट होगा। जो गलवान में इंसिडेंट हुआ तो सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ कि जिसको हमने उतनी तवज्जो नहीं दी थी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को उतनी स्पीड से करने की, तो ये सोच विचार काफ़ी इस पे हुआ कि इसको हम तेज़ी से करें। उसमें सरकार ने हमारे बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। जैसे मैंने आपको बताया पिछले 2 सालों में हमारा बजट 100% बढ़ा है। 3488 किलोमीटर का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत पाकिस्तान की सरहद और देश में अलग अलग जगहों पर रोड कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पूरा जिम्मा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। 12 सितंबर यानी कल का दिन बड़ा अहम होने वाला है, क्योंकि कल प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट होंगे जो कि स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितना इफेक्टिव होगा, कहाँ कहाँ पर ये प्रोजेक्ट हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुँचने में ये कितने कारगर होंगे? देखिए कि कल जैसे आपने बताया, माननीय रक्षा मंत्री महोदय जम्मू कश्मीर के देवक ब्रिज जो सांबा रीजन में आता है वहाँ पर जाकर 90 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और देश को समर्पण करेंगे। ये पहली बार है कि हमने इतने इकट्ठे प्रोजेक्ट्स उद्घाटन किए जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में 2021 में हमने 102 प्रोजेक्ट बनाए जो देश को समर्पित हुए और 2022 में 103 प्रोजेक्ट्स रक्षा मंत्री महोदय ने देश को समर्पित किए। और इस बार हम 90 सितंबर, मतलब अभी तो एक्चुअली ये अगस्त तक कंप्लीट हो गए हैं, तो 90 प्रोजेक्ट्स हमने 8 महीने में पूरे कर लिए हैं और दिसंबर में हम 60 प्रोजेक्ट्स और करेंगे। तो इस बार हमारी जो आंकड़ा होगा वो 150 से 160 का होगा। और इनकी जो आज कल जो प्रोजेक्ट्स उद्घाटन होगा जिनका, उनकी कीमत जो है 2941 करोड़ होगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल हम अपने कीर्तिमान को तोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में 205 प्रोजेक्ट और 90 को मिला के 295 प्रोजेक्ट पिछले 2.5 सालों में हमने बना दिए हैं, जिससे हमारी जो सिक्योरिटी मैट्रिक्स है, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो आगे तैनात हैं, उनको जितनी ज़्यादा ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक एक्सटेंशन मिली है, उससे हमारी स्थिति नदर्न बॉर्डर्स पर बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। सर, जो ये प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लद्दाख का न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का भी शिलान्यास होने वाला है। कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, कैसे तैयारी की जाएगी, इसके अलावा जो बाकी टनल्स हैं या फिर और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं? जी, ये न्योमा का जो एयरफील्ड है कल उसका शिलान्यास भी होगा वर्चुअली। और न्योमा का जो एयरफील्ड है वो हमारा सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान का एयर बेस होगा वर्ल्ड में जब ये कंप्लीट होगा। और ये जैसे आपको ज्ञात है कि ये 46 किलोमीटर है एक LAC से, तो ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, खासकर एयर फोर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एक्सटेंशन देगा एडवर्सरी के अगेंस्ट, और जिससे हमारे हर तरह के लड़ाकू विमान भी और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इससे ऑपरेट कर पाएंगे। इसके साथ साथ इसको हमने ये कोशिश की है कि इसको हम 2 वर्किंग सीजन में कंप्लीट कर देंगे। तो अभी ये जैसे शिलान्यास होगा तो 2025 में हम इसका काम कंप्लीट कर देंगे। सर, क्योंकि 826 किलोमीटर का लद्दाख, ये दूसरी तरफ चीन है, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, या फिर अरुणाचल प्रदेश के ठीक सामने का एरिया, या फिर 4 राज्य और एक UT जहाँ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल निकलती है। कैसे हम चीन को काउंटर करते हैं और कितनी तैयारी है, हमारी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इम्प्रूव हो गया है? देखिए, जो कल 90 प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए जाएंगे जो बॉर्डर रोड के द्वारा बनाए गए हैं, उसमें से 26 प्रोजेक्ट्स यानी 8 सड़कें, 17 ब्रिजेस और 1 हेलीपैड वो लद्दाख में बनाए गए हैं। उसी तरीके से 8 सड़कें, 27 ब्रिजेस और 1 टनल अरुणाचल प्रदेश में बनाए गए। 36 प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये दोनों का अगर हम टोटल करें तो 60% जो हमारे 70% बल्कि 70% इन्हीं 2 स्टेट्स में है, और इनकी लागत भी 60 से 65% है। पूरी जो लागत है 2941 करोड़ की, उसमें से 642 करोड़ की लागत लद्दाख में है
और 800 करोड़ की लागत अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो आज पूरी अटेंशन और फोकस है वो लद्दाख और अरुणाचल पे बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर पूरा सिक्किम में भी, उत्तराखंड और हिमाचल में पूरा का पूरा हमारा फोर्स लगा हुआ है। अरुणाचल में 4 प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं और लद्दाख में आज 3 प्रोजेक्ट्स हमारे काम कर रहे हैं। तो 8 मतलब टोटल हमारे जो 16 प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत की सीमाओं पर काम करते हैं, उसमें से 7 प्रोजेक्ट्स इन 2 स्टेट्स में लगे हुए हैं। सर, जो सिचुएशन है वो अप्रैल 2020 के बाद काफ़ी चेंज हुई है। आपको लगता है कि कंपैरेटिवली पहले के, चाहे वो बजट हो बीआरओ के लिए या फिर अभी के हालात, कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा है? कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं या फिर कितना डिफरेंस है, और चैलेंजेस कैसे निकल के आए हैं? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2008 को मैं एक शुरुआत करता हूं कि 2008 में हमारा जो बजट था, टोटल बजट, वो 2500 से 3000 करोड़ तक होता था। ये बढ़ते हुए 2017 में इसको 5000 करोड़ किया गया और 19 में ये तकरीबन 7000 करोड़ हुआ। उसके बाद में 19 से एकदम जंप शुरू हुआ है। पिछले साल हमने 9000 करोड़ खर्च किए और पिछले साल यानी 2022-23 में फाइनेंशियल ईयर में हमने 12340 करोड़ खर्च किए। तो आप उस 2008 से और आज की डेट को कंपेयर करें तो 4 गुना हमारा बजट बढ़ा है। और पिछले 2 सालों में जो जीएस बजट होता है हमारा, जो केवल आर्मी रोड्स के लिए जो डेडिकेट होता है, वो 100% उसमें वृद्धि हुई है। 2500 से 5000 करोड़ हमें दिया गया है, क्योंकि हम 5 मिनिस्ट्रीज़ के लिए काम करते हैं। एमओडी के लिए, जो आर्मी रोड्स के लिए, उसके साथ में एमओआरटीएच के लिए काम करते हैं, हम एमईए के लिए काम करते हैं। जैसे एक पूरा प्रोजेक्ट हमारा दंतक भूटान में काम कर रहा है, और एमएचए के लिए काम करते हैं। जितनी भी आईटीबीपी और असम राइफल की रोड्स हैं वो भी हम बनाते हैं। और इसके साथ में डोनर मिनिस्ट्री जो नॉर्थ ईस्ट को देखती है, उसके लिए भी काम करते हैं। तो उनकी सड़कों को और आर्मी की रोड को मिलाकर टोटल हमारा जो बजट है, इस बार हमारा ध्येय है कि हम 15,000 करोड़ तक जाएं। सर, रेफरेंस के तौर पे पिछले 2 साल में या फिर कितने प्रोजेक्ट्स, और जो खासतौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत चीन के सरहद पर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं या टनल्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, उनमें बढ़ोतरी हुई है? और आने वाले 2 या 3 साल का रेफरेंस वर्क अगर देखें तो क्या उनकी प्रेडिक्शन है, कितना और कारगर होगा? आपको लगता है चीन को काउंटर करने के लिए हम सक्षम रहेंगे? नहीं, हम चीन से बहुत आगे होने वाले हैं बहुत जल्दी। और हमने, क्योंकि चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश था वो बहुत पहले से उसका डिसीजन लिया गया, और हमारे देश में इसके ऊपर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने ज़्यादा तवज्जो दी, और पिछले 8-9 सालों में इस पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया। उससे पहले जो है सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा हमारी फोकस नहीं था। हम ये सोचते थे, सोच इस तरह की थी कि जो हम अगर बॉर्डर्स पे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो हमारा एडवर्सरी हमारे अगेंस्ट उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन आज क्योंकि ये हमारा इलाका है, तो हम एलएसी तक हम आगे तक पहुंच रहे हैं। और लद्दाख में खासकर मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा कि डीएसडीबीओ रोड बिल्कुल एलएसी से लगती हुई आगे तक 265 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनाई बॉर्डर रोड्स ने पिछले 2 साल पहले। और अब सीडीएफडी रोड जो चुशूल डुंगटी फुकचे डेमचौक रोड है, डेमचौक बिल्कुल एलएसी के ऊपर है, उसके ऑल अलोंग हम 216 किलोमीटर लंबी एक सड़क बना रहे हैं जिस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। पिछले साल हमने चिशुमले डेमचौक रोड बनाई जो संसार की सबसे ऊंची सड़क है 19,024 फुट पर। और इसी साल हमने 15 अगस्त को, यानी कि आज से करीब 25 दिन पहले, हमने उस सड़क से भी ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है जो लिकारू मिगला फुकचे रोड है, वो 19,400 फुट पर होगी। तो हम अपने अपने जो पुराने कीर्तिमान हैं उनको तोड़ते जा रहे हैं। और सीडीएफडी रोड, जैसे आपको ज्ञात है कि सीडीएफडी रोड एलएसी से कम 10 से 12 किलोमीटर अंदर चलती है, और कई जगह पे ये 1.5 से 2-2.5 किलोमीटर में भी है। तो आगे की जितनी भी पोस्ट हैं ऑल अलोंग ईस्टर्न लद्दाख, हमने उसको सड़कों से जोड़ा है। इसी तरीके से अरुणाचल में भी जितनी भी आगे की हमारी पोस्ट हैं, जैसे माजा है, टीसीसी, टाकसिंग और आगे यांगसे, इस तरह की जितनी भी हमारी सारी पोस्ट हैं, हुरी, उनको हमने सड़कों से जोड़ा है। और इससे केवल जो हमारी सिक्योरिटी मैट्रिक्स है वही सुदृढ़ नहीं हुई है,
उससे हमारा सोशो इकोनॉमिक जो अपग्रेडेशन हुआ है, कई ऐसे जगहें हैं जैसे डेमचौक है लद्दाख में, जोलिंगकोंग है उत्तराखंड में, हुरी है अरुणाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल कट ऑफ जगह थी। मतलब ये इसमें लोग नीचे आ जाते थे सर्दियों में और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं पहुंच पाती थी, गवर्नेंस के मैकेनिज्म्स नहीं थे। अब रिवर्स माइग्रेशन हो गया है, लोग नीचे से उठकर आगे जा रहे हैं क्योंकि उनके जो लैंड्स हैं और जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको कोई छोड़ नहीं पाता है। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे जिसमें रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। और इसी तरीके से सुदूर दक्षिण में जो हमारी सबसे सुदूर पंचायत है लक्ष्मी नगर कैम्बल बे आइलैंड में, उसको भी हमने जोड़ा है शास्त्री नगर से। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं जो बॉर्डर रोड ने इन सब रिमोट विलेजेस को भी जोड़ा है, जिससे विकास जो पहले सेंट्रल पोर्शन में रहता था, प्लेन्स में रहता था, वो अब पहाड़ों में और सीमाओं तक पहुंच रहा है। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो वहाँ पर पहुँच रही हैं। और जैसे आपको ज्ञात है कि सड़क जो है विकास की रीढ़ की हड्डी है। सड़क जाती है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन जाता है, टावर्स जाती हैं, इलेक्ट्रिक पोल जाते हैं, पानी के पाइप जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ जाती हैं, एजुकेशन जाती है, एविएशन जाता है, टूरिज्म जाता है। तो सड़क से सारी बाकी जो विकास की हमारे इकाइयाँ हैं वो आगे तक पहुँच पा रही हैं। उससे बहुत ज़्यादा खुशहाली हुई है इन गाँवों में और सुदूरवर्ती इलाकों में, और ये आपस में जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो बीआरओ ने मतलब इसको कर पाए। और जैसे आपने बताया कि ऑल अलोंग द नदर्न बॉर्डर्स हमारी स्थिति आज बहुत मजबूत है, और आने वाले 3-4 सालों में हम जो हमारा गैप रहा है, जिन कारणों से आपको पता है वो कारणों से, क्योंकि हमारी जो एक पॉलिसी थी वो दूसरे तरीके की थी, आज पॉलिसी दूसरे तरीके की है। आज हम आगे तक जाना चाहते हैं, अपनी सेनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे की रीच देना चाहते हैं। तो उससे हम जो हमने देर शुरुआत की, लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंस से बोलना चाहते हैं कि अगले 3-4 सालों में हम इस गैप को बिल्कुल बराबर कर पाएंगे। और आगे आने वाले समय में अगर इसी तरह से सपोर्ट चलती रही तो हम चीन को बहुत पीछे छोड़ देंगे। सर, डीएसडीबीओ की जब बात करते हैं, गलवान है या फिर पीपी पॉइंट्स 15, 16 या फिर डेप्सांग की जहाँ पे अभी 9 से 13 तक पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, ऐसे एरियाज़ में कई सारे ब्रिजेस थे, चाहे वो 183 हो KM या KM 201 है। यहाँ पर कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ वहाँ से हॉटलाइन मैसेजेस आए या ऑब्जेक्शन रेज हुआ चाइना की तरफ से, तो इसे कैसे काउंटर किया आपने? और आने वाले टाइम पर कितने लद्दाख में और टनल्स, ब्रिजेस दिखाई देंगे जो कि स्ट्रैटेजिक या ऑल वेदर होगा? बिल्कुल ठीक है, आपने जो पूछा कि डीएसडीबीओ रोड पर ही 35 ब्रिजेस हैं। वो 35 ब्रिजेस को हमने अपग्रेड किया, जिससे हमारे जो भारी भरकम टैंक्स हैं, गन्स हैं और बाकी मशीनरीज हैं, आगे तक हम आसानी से पहुंचा सकें, क्योंकि उनकी क्लासिफिकेशन पहले कम थी और हम क्लास 40, क्लास 70 ब्रिजेस आज बना रहे हैं। जितने भी हमारी नई पॉलिसी हमने पिछले 2 साल पहले बनाई है, उसमें हमारे जितने भी ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक ब्रिजेस होंगे वो सारे के सारे क्लास 70 होंगे। हम मॉड्यूलर ब्रिज बना रहे हैं, हमने GRSC के साथ में एक MOU किया है जिसमें 60 ब्रिजेस अगले 2 साल में बनाए जाएंगे, क्लास 70 डबल लेन। ये पहली बार भारत में ये हो रहा है कि डबल लेन ब्रिजेस बनाए जाएं, क्योंकि सिंगल लेन ब्रिजेस से क्या होता है कि ट्रैफिक जो है एक तरफा चलता है। और GRSC के साथ में, और ये ब्रिज जो है ये मात्र 7 से 10 दिन में बन जाता है। 140 फुट इसका मैक्सिमम स्पैन होता है। और ये बाहर से जो पहले हम ब्रिज लेते थे इसी स्पेसिफिकेशन के, उससे 1/3 कॉस्ट में आता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयास हमने किए हैं जिसमें आत्मनिर्भर भारत भी उभर के आता है, और हमारी जो कैपेसिटी है आगे बढ़ने की वो बढ़ रही है। मैं आपको एक छोटा सा फिगर बताता हूँ कि पिछले 60 सालों में 2020 तक बीआरओ ने केवल 2 टनल बनाई थी। उसके पिछले 3 सालों में 2020 से 23 में 4 टनल बनी हैं, और आज हम 10 टनल्स पे काम कर रहे हैं जो अगले साल तक ख़त्म हो जाएंगी। और 7 टनल्स पे हम बहुत लेटेस्ट स्टेज में प्लानिंग कर रहे हैं, जो बहुत ऊंचाइयों पे बनाई जाएंगी। अभी 15 फरवरी को इसी वर्ष भारत सरकार ने शिंकुला टनल की घोषणा की है, जो जंस्कार को लाहौल स्पीति से जोड़ेगी, और ये 16,700 फुट का जो दर्रा है शिंकुला, उस पर बनेगी। ये संसार की, जब ये बन जाएगी, संसार की सबसे ऊंची टनल होगी। 15,855 फुट पर आज संसार की सबसे ऊंची टनल 15,500 फुट पर मीला टनल है चाइना में।
उसका भी हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और जो आपको मैंने बताया कि जो न्योमा में एयरफील्ड बन रहा है, ये फाइटर एयर बेस सबसे ऊंचा फाइटर एयर बेस होगा। सबसे ऊंची सड़क का हमने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया निर्माण शुरू किया है। 2 एयरफील्ड्स बनाए हैं, उनका अपग्रेडेशन हुआ है बागडोगरा और बैरकपुर में। तो इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स, सेला टनल अभी अगले महीने में शायद इसका उद्घाटन होगा और देश को समर्पण होगा, जो संसार की सबसे ऊंची लंबी 13,000 फुट के ऊपर बाई लेन टनल होगी। तो इस तरह के कई कीर्तिमान लगातार स्थापित किए जा रहे हैं। और इसके बाद आने वाली टनल्स जो होंगी, अगर मैं आपको बताऊं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि केला जो चांगला के पैरेलल है, उस पर हम टनल बनाएंगे जो 18,000 फुट पर होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ऊंचाइयों पर बीआरओ और कितनी डिफिकल्ट कंडीशंस में, कितने चैलेंजेस के अगेंस्ट काम कर रहा है। ना केवल चाइनीज़ चैलेंजेस हैं जो आर्मी उसको सॉर्ट आउट करती है, हमारे जो टेरेन और क्लाइमेटिक जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। 19,000 फुट 18,000 फुट पर ऑक्सीजन की मात्रा मात्र 45 से 50% रह जाती है, जिसमें नॉर्मल आप अगर खड़े भी रहें तो आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, नाक से खून आने लगता है, नौशिया होता है और हृदय की कोई बीमारी भी पकड़ सकती है आपको। उसमें हमारे लोग काम कर रहे हैं। मशीनों भी, जब मशीनें भी इतनी ऊंचाइयों पर काम करती हैं तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी घटकर 50% रह जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑल्सो। तो इस तरह के चैलेंजेस के अगेंस्ट आज बीआरओ दिन रात रत है अपने काम में। और भारत का जो झंडा है सबसे ऊंची जगह पर फहराया जाता है हमेशा, उमलिंगला पर 19,024 फुट पर, और अगले 2 सालों में ये 19,400 फुट पर मिगला पर फहराया जाएगा। ये बहुत बड़े एक प्राइड की, एक सम्मान की बात है। और सारे जो हमारे भारत के नागरिक हैं इससे काफ़ी प्रसन्न हैं और हमें इस प्रसन्नता से बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन मिलता है इस तरह के काम देश को समर्पित करने में। सर, जब जिक्र होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का तो बार बार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कहा जाता है, उनको प्रेज किया जाता है, लेकिन आपको लगता है कि चेंज कैसे आया, फेस ऑफ चेंज कैसे हुआ? जो अप्रैल 2020 में फेस ऑफ हुआ पेंगोंगसो पे या फिर गलवान में झड़प हुई, उसने ये पूरा का पूरा मैथडोलॉजी चेंज कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और तेजी से हो गया? बिल्कुल। देखिए, जब जो गलवान में इंसिडेंट हुआ तो सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ कि जिसको हमने उतनी तवज्जो नहीं दी थी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को उतनी स्पीड से करने की, तो ये सोच विचार काफ़ी इस पे हुआ कि इसको हम तेज़ी से करें। उसमें सरकार ने हमारे बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। जैसे मैंने आपको बताया, पिछले 2 सालों में हमारा बजट 100% बढ़ा है। हमारी जो बाकी सुविधाएं हैं उसको बढ़ाया सरकार ने। माननीय रक्षा मंत्री महोदय, ये पहली बार हुआ है कि कोई भी रक्षा मंत्री इतनी आगे जाकर इन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करता है, देश को समर्पित करता है। 2 बार वो लद्दाख में गए पिछले 2 सालों में, एक बार क्युंगम में और एक बार श्योक में, जो 12,200 फुट पर है। आज तक वो केवल 45 किलोमीटर है, पहला गांव है LAC से, वहाँ पर खुद जाकर उन्होंने इनका इनॉग्रेशन किया। और 2 बार अरुणाचल में गए। इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार हम जम्मू जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरह का जो एक रिकॉग्निशन मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है और सम्मान मिलता है, जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, CDS हैं, ये हमारे सारे कामों की समीक्षा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और जो हमारे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं उनकी रिकॉग्नाइज किया जाता है अवार्ड से। तो इस तरह से लोगों का मनोबल बढ़ा है और हमारी जो काम करने की स्पीड है वो बढ़ी है, हमारा बजट बढ़ा है। नई टेक्नोलॉजी हमने लगाई है। नई टेक्नोलॉजी लगाने से क्या होता है कि जो कट एंड फिट, जैसे मैं आपको एक छोटी टेक्नोलॉजी बताता हूँ, कट एंड फिट, उसमें जितने भी हमारे सड़क के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ड्रेन होता है, ब्रेस्ट वॉल होता है, रिटेनिंग वॉल होता है, पेमेंट होती है, वो सारे प्री कास्ट मेंबर्स हैं। नीचे उसको पहले प्री कास्ट कर लिया जाता है, वहाँ पर जाके केवल जोड़ देते हैं। तो ये जो सड़क बनाने की प्रक्रिया होती है, जो एक कन्वेंशनल तरीका है, उसके अपोजिट जाके हम काम कर रहे हैं। ईस्ट में हमने स्टील स्लैग, जो एक बाई प्रोडक्ट होता है, वेस्ट होता है स्टील प्रोडक्शन का, भारत आज पूरे संसार में दूसरे नंबर पर है स्टील प्रोडक्शन में। 143 मिलियन टन्स हम प्रोड्यूस करते हैं एक साल में। उसमें से 15 से 16% जो है वेस्ट होता है, उसको हमने लिया, टाटा जमशेदपुर ने हमें दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसको हमने सड़क निर्माण में पहली बार इस्तेमाल किया अरुणाचल में। तो उससे सड़क सुदृढ़ होती है और उसमें जो पानी चला जाता है नीचे, वो भी हम उसको रोक सकते हैं।
प्लास्टिक को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को हम लेके आए हैं, जिससे क्वालिटी भी बढ़ी है, काम तेज भी हुआ है और कॉस्ट भी उसकी रिड्यूस हुई है। सर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि विंडो आपके पास बहुत कम है, एक्सट्रीम वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो आपके मैन या कर्मियों की इस समय काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, उनको सिक्योर करने के लिए या उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है, कहा जाता है, क्योंकि किल्ड इन एक्शन भारतीय सेना या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन आपके जो इस समय कर्मयोगी हैं या जो आपके जो लोग हैं जो किल्ड इन एक्शन हो रहे हैं, जो कि इस समय काम करते हुए, उनके लिए या उनको सिक्योर करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं सर? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पूछा ये। तो हमने पिछले 2 वर्षों में, 2-2.5 वर्षों में जितने भी हमारे काडर है, जो हमारे लोग हैं और जो हम CPLs हैं, जो कैजुअली लेबर होते हैं, उनको, उनके लिए हमने लिविंग कंडीशंस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की है। उनकी जो गियर्स में जो पहनते हैं, वो पहनकर काम करते हैं, उसको अपग्रेड किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शोक ब्रिज, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री महोदय पिछले 28 अक्टूबर को खुद जाकर उन्होंने प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया, वहाँ पर जो है वो ब्रिज वो बन नहीं रहा था पिछले 10 सालों से, क्योंकि जब गर्मियों का हमारा सीज़न, जैसे आपने बताया, वर्किंग सीज़न हमारा लेह लद्दाख में गर्मियों में होता है और गर्मियों में शोक में बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो जो बीच में इंटरमीडिएट पियर था उसको हम बना नहीं पा रहे थे। तो हमने एक डिसीजन लिया कि इस पियर को हम विंटर्स में बनाएंगे, क्योंकि विंटर्स में पानी कम हो जाता है, पानी ऊपर ग्लेशियर में जम जाता है और नदी में जो है पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। उस समय हमने उसको -20-25 में उसको पियर को बनाया, जिसमें आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं उतने डिग्री टेम्परेचर्स में आदमी रह रहा है और उसको काम कर रहा है, और दिन रात हमने लाइट लगा के काम किया, जिससे ये ब्रिज पहले कंप्लीट हो जाए, जिससे पहले नदी में पानी का जो लेवल है वो बढ़े। तो इस तरह की कई चीज़ें हम कर रहे हैं। निराग चिलिंग एक बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है NPD रोड पर, उस पर हम रात को लाइट लगाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि दिन में क्या होता है, जहाँ पर भी हम सड़क पे काम करते हैं, माउंटेन्स में, पहाड़ों में, वहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल भी आते हैं और आर्मी के व्हीकल भी चलते हैं, तो हमारा जो वर्किंग विंडो वैसे ही जो है कम होता है और इसके कारण हमारे काम में अड़चन आती रहती है। तो हम कई जगहों पर जो बहुत स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, उसमें हम रात को भी काम कर रहे हैं, 2-2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। जिस तरह से हमने बागडोगरा और बैरकपुर का जो एयरफील्ड को अपग्रेड किया, ये हमने रात को काम किया है। सेला टनल पे दिन रात काम, 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। तो इस तरीके से हमने अपने कार्य पद्धति, कार्यशैली को भी चेंज किया, उनकी मोटिवेशन की, नई टेक्नोलॉजी लेके आए, सरकार ने हमारा बजट बढ़ाया, हमारा जो सैंक्शनिंग है वो बढ़ाई, तो उससे ये काम तेज हुआ। और जो पिछले 2 सालों में डबल, मतलब एक तरह से बजट हमारा हुआ, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ गए। जो अभी 4 महीने और बचे हैं, दिसंबर तक हम 60 प्रोजेक्ट्स और बना देंगे, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो तकरीबन 6,000 करोड़ होगी। जो 6,000 करोड़ पिछले 2 सालों के जो टोटल है 5200 करोड़, उससे भी ज़्यादा होगी। तो 3 सालों में हमने करीब हम 11,300 करोड़ का काम कर पाएंगे। ये केवल आर्मी के लिए, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आर्मी के लिए। बाकी MORTH के लिए, MEA और MHA के लिए अलग से काम चल रहा है। क्या स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन को पे भी आप काफ़ी प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं? क्या उसके लिए भी आप कोई असिस्टेंस या हेल्प कर रहे हैं सर? नहीं, जो रेलवे लाइंस के प्रोजेक्ट्स हैं, स्ट्रैटेजिक रेलवे लाइंस के, वो रेलवे मिनिस्ट्री उसको देख रेख कर रही है, लेकिन हमारे साथ में उनकी मीटिंग्स होती है कि कई जगह पर जहाँ पर जो ब्रिजेज़ हों या टनल्स हों, क्योंकि जब पहाड़ों में रेलवे लाइन बनेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि सीधी जाए, तो कई जगह पे उनको टनल्स बनानी पड़ेंगी। सड़क तो ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन रेलवे टनल्स के लिए एक सामंजस्य पैदा करने के लिए, जिससे कॉस्ट कम हो और हम एक कॉमन पैसेज को यूज़ कर सकें, उसके लिए हमारी सोच विचार होता है। लेकिन उनका जो काम है वो रेलवे मिनिस्ट्री देखती है।